ये कहानी कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटित हुआ वो भयानक किस्सा है जो आज भी रातों को मेरा दिल दहला देता है। मेरा नाम रमेश है और मैं पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता हूँ। ये किस्सा आज से 4 साल पुराना है। तब हमारी चौकी के नीचे 5 गांव आते थे। उस रात हवा तेज़ बह रही थी। आसमान में छाए बादलों की वजह से आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। 8:50 हो चुकी थी और 10 मिनट बाद ही मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी और तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। फ़ोन रणदीप सर ने उठाया और सामने वाले की बात सुनकर कहा, मैं पहुंचता हूं। और फ़ोन रखकर सर ने मुझसे कहा, चलो रमेश, गांव वर्धा चलना है। एक पुलिस वाले की नौकरी ऐसी ही होती है। 24 घंटे हमें चुस्त और मुस्तैद रहना पड़ता है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है। खैर, मैं और रणदीप सर पुलिस जीप लेकर गांव वर्धा की ओर निकले। रास्ते में सर ने मुझे बताया कि गांव वर्धा में एक मशहूर कोठी है जिसे लोग पुरानी कोठी बुलाते हैं। उसी कोठी के सामने गांव के लोगों ने एक आदमी की लाश देखी है। शायद मामला कत्ल का है और गांव हमसे 20 किलोमीटर की ही दूरी पर था और गांव की वो पुरानी कोठी गांव की सरहद पर ही पड़ती थी। हम 15 मिनट में ही वहां पहुंच चुके थे। कोठी के पास से जाते मेन रोड पर एक चाय की टपरी थी जिस पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी। गाड़ी को टपरी के पास ही रुकवाकर सर ने उन भीड़ में खड़े लोगों से पूछा कि फ़ोन किसने किया था। तो भीड़ में से पगड़ी पहने एक आदमी सामने आया जिसने सर से कहा, जनाब, मैं गांव का सरपंच हूं, मैंने ही फ़ोन किया था आपके पास। रणदीप सर ने सरपंच से कहा, चलिए दिखाइए कहाँ है लाश। सरपंच साहब हमें पुरानी कोठी के अंदर लेकर गए जिसका बड़ा सा वो लोहे का मेन गेट खुला पड़ा था। सरपंच ने बताया कि ये गेट हमेशा खुला ही रहता है। खैर, हम अंदर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और दरवाजे पर पड़ी एक आदमी की लाश हमें दूर से ही दिखाई दे रही थी। उस लाश से हम 15 कदम ही दूर थे जब हमें अपनी जगह पर ही रुकना पड़ा। हमारी आंखें हैरानी से फैलती गई क्योंकि लाश को देखकर लग रहा था कि मारने वाले के दिल में रहम का कोई नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि लाश के गले में चाकू मारकर सीने तक पूरी ताकत लगाकर उसे चीरा गया था। खून बह बहकर ज़मीन पर जम चुका था जिसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। रणदीप सर ने लाश को ध्यान से देखा। उसके आसपास कोई सुराग ढूंढने की कोशिश भी की और तब तक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच चुकी थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सरपंच से पूछताछ की तो उससे भी ख़ास कुछ पता नहीं लगा। खैर, मैं और सर टपरी पर आकर चाय पी रहे थे और उसी पुरानी कोठी और लाश के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब शायद टपरी वाले बूढ़े चाचा ने हमारी बातें सुनकर हमसे कहा, साहब, ये कोठी कहने को खाली है लेकिन मैंने यहाँ से कई बार देखा है। ऊपर के कमरों की बत्तियाँ जलती है और उस बीच वाली खिड़की पर एक औरत आकर बाल संवारती है। उसकी ये बात पूरी होते ही सर ने कहा, इसका मतलब यहाँ कोई रहता है। चाय वाले ने फिर से सर की बात नकारते हुए कहा, कोई नहीं साहब, बल्कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। सर ने चाय वाले की इस बात पर गर्दन हिलाकर मुझसे कहा, रमेश, तुम आज रात रुककर कोठी पर नज़र रखोगे। कल सुबह टीम के साथ इसके अंदर से छानबीन करेंगे। हो ना हो ये कत्ल का मामला कहीं न कहीं इस कोठी से ही जुड़ा है। इतना बोलकर सर वहाँ से निकल गए और मैं टपरी पर ही बैठ गया। अब आसमान में छाए वो बादल गरजने भी लगे थे। खैर, मैं चाय वाले से कोठी के बारे में और बातें करने लगा। तब उसने मुझे बताया कि आज से कई साल पहले इस कोठी में कोई सेठ रहने आए थे। उनके काम काज जैसे खाना वाना बनाने के लिए गांव की लड़की चंदा कोठी में आती थी।
1 साल तक सब सही चला, लेकिन एक दिन गांव वालों को पता लगा कि चंदा की कोख में सेठ का नाजायज बच्चा पल रहा है, तो गांव वाले गुस्सा गए। लेकिन इस बात की भनक लगते ही सेठ यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चंदा को गांव वालों ने मारकर इसी कोठी में फेंक दिया। जो औरत मुझे खिड़की पर बाल बनाती दिखती है, वो और कोई नहीं, चंदा है। हर गांव में ऐसी कहानियाँ मिल ही जाती है, लेकिन मैं ये कहानी सुनकर डरने वाला नहीं था। और अब तो वैसे कहानी ख़त्म हो चुकी थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। टपरी पर छत नहीं थी, इसीलिए चाय वाले ने अपने सारे सामान को एक थैले में भर लिया और मुझसे कहा, साहब आप यहाँ तो भीग जाएंगे, चलिए मेरे घर चलिए। लेकिन मैंने उनकी बात को आदर के साथ नकार दिया, क्योंकि मुझे कोठी पर नज़र रखनी थी। खैर, वो चाय वाला वहाँ से निकल गया और बारिश धीमे धीमे रफ्तार पकड़ती जा रही थी। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ भीगने से अच्छा मैं कोठी के अंदर ही चला जाऊँ, कम से कम वहाँ भीगने से तो बचूँगा। और यही सोचकर मैं दौड़ा दौड़ा कोठी के अंदर पहुँचा। भीग तो मैं काफ़ी चुका था, मगर बाहर से तो यहाँ कई बेहतर था। कोठी के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा और एक महक महसूस हुई। महक तो शायद उस लाश के खून की थी, जो बारिश में घुलने की वजह से फिर से ताज़ा हो रहा था। कोठी में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा था कि कोठी काफ़ी बड़ी थी। खैर, मुझे वहाँ बैठने के लिए एक कुर्सी मिल गई थी और कुर्सी पर बैठे बैठे कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि ठीक मेरे दाएं कान में एक आवाज़ हुई, हे हवलदार, उठ उठ, यहाँ सोने का मतलब मौत है। ये आवाज़ सुनते ही मैं झट से उठा। कौन है यहाँ? कौन है? और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर भी चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं दिखा तो सिर्फ मोबाइल टॉर्च की रोशनी में धीमे से बंद होता एक कमरे का दरवाज़ा बंद होता देख मुझे शक हुआ कि सर के कहे मुताबिक शायद इस कोठी में कोई राज है। मैं कुर्सी से खड़ा हुआ और धीमे धीमे उस कमरे तक पहुंचा। धीरे से धकेल कर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलने पर जैसे ही मैंने कमरे में टॉर्च घुमाई तो एक पल के लिए तो मेरी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि कमरे के बीचों बीच छत से बंधा एक 5.5 फीट का पुतला लटक रहा था। उस पुतले की वो आंखें मानो मुझे ही देख रही हो। जैसे ही मुझे समझ आया कि वो एक पुतला है, मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पलटते ही मेरी टॉर्च और मेरी नज़र उस कुर्सी पर पड़ी जिस पर कुछ देर पहले मैं बैठा था। कुर्सी ऐसे हिली जैसे उस पर से कोई उठा हो, और तभी मेरा ध्यान ऊपर के कमरे में गया, जिसके थोड़े से खुले दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। यकीनन उस कमरे में कोई था। मैं बिना आवाज़ किए अपनी बंदूक अपने हाथ में लिए सीढ़ियों से ऊपर तक गया और फिर उस कमरे तक धीमे से उस कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरी कोठी जहां अंधेरे में डूबी हुई थी, वहीं वो कमरा रोशनी और अंदर की सजावट से जगमगा रहा था। और ठीक मेरे सामने वाली दीवार से लगे ड्रेसिंग मिरर के सामने लाल साड़ी में एक औरत बैठी अपने बालों को संवार रही थी। उस औरत की पीठ मेरी तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसीलिए कमरे के अंदर मैंने 4 कदम दाएं की ओर बढ़ाए ताकि मिरर में मैं उसका चेहरा देख पाऊं। और मैंने जब उसका चेहरा मिरर में देखा तो एक पल में मेरी रगों में बहता खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि पीछे से वो औरत जितनी सुंदर लग रही थी उससे कई ज़्यादा भयानक उसका चेहरा था। उसके चेहरे पर जगह जगह ऐसे निशान थे मानो उसे किसी जानवर ने नोचा हो,
और शायद शीशे में उसने अपनी सफ़ेद आंखें मुझ पर टिकाई कि तभी उसके कटे फटे होठों पर एक जहरीली मुस्कान नाचने लगी। मैं हिम्मत जुटाकर पलटा वहाँ से भागने के लिए और उस कमरे के दरवाजे पर पहुँचा और पहुँचते ही दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और तभी पीछे से आवाज़ आई, फालतू की कोशिश मत कर हवलदार। मैं पीछे की ओर पलटा। वही औरत अपना भयानक चेहरा लिए मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी ये बात सुनकर वो औरत ज़रा सा मुस्कुराई और बोली, डर मत, तुझे नहीं मारूंगी मैं तुझे बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये गांव के लोग पापी हैं। इन्होंने मुझे पीट कर नहीं मारा, बल्कि इन्होंने मेरा शोषण किया था। मुझे इन्होंने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मेरी कोख में ही मार डाला। मुझे मारने वाले सभी पापियों को मैं सजा देकर अपने आप चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे ये मामला समझ आया, तो जवाब में मैंने उससे कहा, तुम मुझे बताओ उन सब के नाम, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। हे हवलदार, तुम लोग अपनी कार्रवाई करो, लेकिन मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मदद करना चाहते हो तो गौर से मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी आंखों में अपनी नज़रें गड़ाई तो उसकी आंखों के अलावा मुझे हर जगह काला नज़र आने लगा और इसी बीच मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता नहीं लगा। मेरी आंख खुली तो मैं कोठी के बरामदे में उसी चेयर पर बैठा था जिस पर मैं रात को बैठा था। सुबह हो चुकी थी और तेज़ बारिश बरस कर रुक चुकी थी। कुछ देर बाद वहाँ रणदीप सर पूरी टीम लेकर पहुँचे, लेकिन कोठी में उन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने सर को रात वाले किस्से के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले 2 महीने में 4 लाशें कोठी के बाहर वैसे ही पड़ी मिली। चाकू गर्दन में मारकर लाश को सीने तक चीरा गया था, लेकिन 2 महीने बाद ये कत्लों का सिलसिला बंद हो गया। मैंने टपरी वाले उस चाचा से भी पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि अब खिड़की पर कोई औरत उसे बाल संवारती दिखाई नहीं देती। शायद चंदा का बदला पूरा हो चुका था। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।